Everyone, hope you all are fine and celebrating your festival very well. And today I am going to discuss you new education policy 2020. So let's discuss. आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू पॉलिसीज़ के बारे में। थोड़ा सा पता करते हैं। इससे पहले हमने कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज़ को फॉलो किया है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी डॉक्टर DS कोठारी के तरफ से 1968 में। सेकेंड पॉलिसी आई है राजीव गांधी के टाइम पे 1986 में, जिसको मॉडिफाई किया गया PV नरसिम्हा राव के टाइम पे 1992 में। अब हमारी थर्ड पॉलिसी आई है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन 2020। इसका ड्राफ्ट जो था वो 2019 में दे दिया गया था, लेकिन ये लॉन्च 2020 में हुई है और एटलीस्ट 2021 में इसको अप्लाई कर दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। स्कूल एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस आए हैं पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में। पहले हमारा स्कूलिंग सिस्टम होता था 10+2, मतलब क्लास 1 से कंसीडर किया जाता था 10 तक, 10वीं कक्षा तक, और फिर उसके बाद कंसीडर किया जाता था 11-12। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत या किसी भी जो स्कूल गांव में स्कूल्स हुआ करते थे उनके तहत, वहाँ पे आपको पता है कि छोटे स्कूल्स नहीं होते थे प्री प्राइमरी, तो वो लोग कक्षा 1 से एनरोल किए जाते थे। और ये वाली एज को जो 6 से 16 साल तक की एज थी, इसमें बच्चों को एनरोलमेंट कराने के लिए कई ढेर सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते थे अंडर गवर्नमेंट, ताकि हर एक समुदाय का बच्चा यहाँ पे आके एडमिशन ले पाए और अपनी पढ़ाई कर सके। फिर हमारा 2 इयर्स होता था, जो 16 to 18 इयर्स। तो जैसा कि हमारा NCF था, जो नेशनल पॉलिसी हमारी थी एजुकेशन की, उसके अकॉर्डिंग हमारा 6 to 18 इयर्स तक की कंपलसरी एजुकेशन था राइट टू एजुकेशन के तहत, जिसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ था, 10+2। उससे लेकिन 6 ईयर्स से छोटे वाले जो बच्चे थे उन पे कोई भी एम्फसाइज या कोई भी एजुकेशन के प्रोग्राम्स हम लोग नहीं चला पाते थे। नेक्स्ट, अब जो एजुकेशन देखी गई है वो थोड़ी सी मॉडर्न हुई है, जिस तरह से और कंट्रीज़ में, हालांकि प्री स्कूल्स बड़े बड़े सिटीज़ में चल रहे हैं तो यहाँ पे अवेयरनेस थोड़ी सी है, लेकिन गांव में प्री स्कूल्स अवेलेबल नहीं हैं, तो वहाँ पे आंगनवाड़ी लोग ही काम करते हैं। तो अभी क्या है कि अब हमने नया जो अपना एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 के तहत, यहाँ पे इन्होंने सिस्टम कर दिया है 5+3+3+4। मतलब पहला इन्होंने दे दिया फाउंडेशनल एज, जो बच्चों का, यहाँ पे बच्चे का कोई फाउंडेशन एज नहीं थी, बस कंपलसरी थी एजुकेशन। वो कितना कर रहा है, क्या इम्प्लीमेंट आ रहा है, इसका कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं लगाया जाता था। बट यहाँ पे बच्चे का फाउंडेशनल एज उन्होंने डाली है, जिसमें बच्चा 3 to 8 इयर्स तक की यहाँ पे काम करेगा। मतलब 3 इयर्स, जब बच्चा वो 3 इयर्स का होगा तो वो प्री स्कूल में आएगा। प्री स्कूल यहाँ पे जैसे कि अपने यहाँ पे प्री नर्सरी, नर्सरी एंड KG प्री स्कूल्स में काउंट होते हैं, और उसके बाद हम फॉर्मल स्कूल मतलब फर्स्ट सेकंड कहा करते थे, जब बच्चे फर्स्ट क्लास में किसी बड़े स्कूल्स या फॉर्मल स्कूल के लिए जाया करते थे। उससे पहले इनफॉर्मल स्कूल्स में बच्चे पढ़ाई करते थे। तो अभी फाउंडेशनल एज़ पर इंडिया गवर्नमेंट और इंडियन एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू अब प्री स्कूल को भी कंपलसरी कर दिया गया है, जहाँ पे बच्चा 3 इयर्स का स्कूल में आएगा और प्री नर्सरी, नर्सरी एंड किंडरगार्टन जैसा पढ़ता था वो वैसा ही पढ़ाई करेगा। लेकिन इसमें चेंजेस हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो फॉर्मल स्कूल में लिख दिया गया था, वो अभी हमने प्री स्कूल में ऐड ऑन कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब यहाँ पे बच्चे का फाउंडेशन जब शुरू, मतलब फाउंडेशन हमने प्ले स्कूल में कैसा बनाया, बच्चों को खेल खेल से पढ़ाई के लिए उनको प्रेरित किया है, उनको एम्फसाइज और उनको एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। तो वो हमारी फाउंडेशनल एज है। हमने यहाँ पे बच्चों को कभी वो नहीं, प्रेशर नहीं किया कि उनको हमें ज़बरदस्ती पढ़ाना है। हमें बस ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा नर्चर उनको करना है ताकि वो खुद इंटरेस्टेड हो पढ़ाई के लिए। सो बेसिकली क्लास 1 और क्लास 2 को इस प्री स्कूल एज में ही डाल दिया गया है, जिसको बोलते हैं फाउंडेशनल एज। तो फाउंडेशनल एज 3 to 8, जब तक बच्चा 3 साल से 8 साल तक नहीं हो जाता, जब तक वो फाउंडेशनल एज में ही रहेगा, और उसमें प्री स्कूल सपोर्ट करेंगे। मतलब जो मेथड होगा वो प्ले वे से रिलेटेड ही मेथड फर्स्ट और सेकंड में भी अपनाया जाएगा। कोई खास मतलब जो असेसमेंट होगा वो ओवरऑल असेसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 to 11, जो 3 इयर्स का प्रोग्राम होगा, क्लास 3rd to 5th। ये बच्चों का प्रिपरेटरी होगा। प्रिपरेटरी जहाँ पे बच्चे पेन कॉपीज़ की इम्पोर्टेंस समझेंगे,
जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा लर्निंग से कनेक्टिविटी पैदा की जाएगी, उनको और एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाएगा, उनके वर्ड्स में उनको और भी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करने का मौका दिया जाएगा। सो दैट इज़ अ प्रीपरेटरी, मतलब फाउंडेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, तो प्रीपरेटरी की ओर वो बच्चा करेगा, मतलब पढ़ना लिखना बोलना और अपनी चीज़ों को नरेट करना बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल एज, जहाँ पे 11 ईयर्स से 14 ईयर्स तक की बच्चों को इस एज में रखा गया है। बच्चे यहाँ पे 6 to 8 पढ़ेंगे और ये 3 साल का बच्चों का प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे वोकेशनल को भी ऐड किया हुआ है कि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने वोकेशनल जिस किसी भी चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं उसको वो स्किल्ड बने उसमें, और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी वो करें। तो ये जो 3 ईयर्स का प्रोग्राम होगा, यहाँ पे वोकेशनल भी बच्चों के लिए शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो है सेकेंडरी, जिसको हम 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, क्लास 9 to 12। यहाँ पे बच्चे अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। पहले अभी हम इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 3 ईयर्स फाउंडेशनल है, 5 ईयर्स फाउंडेशनल है, जिसमें प्री स्कूल्स कनेक्टिविटी होगी, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड को भी प्री स्कूल के फाउंडेशनल एज में डाल दिया गया है। प्रीपरेटरी में 3 to 5 कर दिया गया है, 3 to 5th क्लासेस, एंड एज होगी बच्चे की 8 to 11। मिडिल में आपका 6 to 8 तक की बच्चे पढ़ेंगे और एज होगी 11 to 14। सेकेंडरी में 9 to 12 पढ़ेंगे बच्चे और एज होगी 14 to 18। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बच्चों का 1st to 10th और 11 12 बस ये उनकी ही करते थे, और उनका जो 3 to 5 ईयर्स की जो एज होती थी, जो बहुत ही क्रूशियल एज होती है एज़ पर साइकोलॉजी, एज़ पर पेडागॉगी, जिसमें हम बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें बच्चों को हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाते हैं, उस एज को पहले के जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर इतना एम्फसाइज नहीं किया गया। सो थोड़ा हम नेक्स्ट और डिटेल में समझते हैं। ये जो एजुकेशन बनाया गया है सिस्टम, ये बहुत ही बेस्ट सिस्टम बनाया गया है। इससे आने वाले टाइम में बहुत ही चेंजेस होने वाले हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, पहले हम इसको MHRD के नाम से बुलाते थे, अब इसको स्विच कर दिया गया है, मतलब इसको चेंज कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से। अब इसको चेंज कर दिया गया है, सिस्टम चेंज हो गया है। पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 हो गया है। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे बच्चों की एजुकेशन, टीचर्स के स्किल्स में? फीचर्स इसमें ये रहेंगे। NCERT, पहले हम लोग बच्चे पढ़ते थे अपना जो भी बुक्स होती थी NCERT की। NCPF-ECEE, तो बेसिकली क्या था कि प्री स्कूल को पहले हम नहीं करते थे। NCERT का सिलेबस अलग होता था, कोई भी प्री स्कूल, प्री नर्सरी में कोई भी सिलेबस फॉलो किया जाता था, ऐसा नहीं होगा। अब NCERT ही सिलेबस बनाएगा प्री स्कूल्स वगैरह के लिए, कि वो किस तरह से उनके सिस्टमैटिक वे में उसको करा जाए, ताकि बच्चे जब 3rd 4th में आए तो उनको कोई चीज़ें अनजानी ना हो, वो एकदम एक ऐसा हो जो ऐसा लगे कि कॉन्टीन्यूसली एक डेवलपमेंट चलता रहा है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड पेडागॉगिकल, ये तो और साइकोलॉजी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, इसीलिए क्योंकि आप लोग इस चीज़ को समझें, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है अब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में। टेक्नोलॉजी एंड पेडागॉगिकल, अगर आप दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ वेरी ग्रेट टीचर इन द फ्यूचर, बिकॉज इतने सारे चेंजेस होने के बाद आपकी दो चीज़ों में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक टेक्नोलॉजी फील्ड में, दूसरी पेडागॉगिकल। नो रिजिड सेपरेशन, जैसे कि हमने बात करी कि जब जस्ट वेट आई शो, जैसे कि हमने बात करी क्लास 6 to 8, मतलब 11 जो है आपकी, जब मिडिल एज में बच्चे आएंगे, तो बच्चों को पहले क्या होता था, साइड डिस्कस करनी पड़ती थी कि वो आर्ट्स पढ़ेंगे या वो साइंस पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा था, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स नहीं थे जिसमें वो सिर्फ अपने ही स्किल्स को और इम्प्रूव कर पाए। तो अभी रिजिड सेपरेशन नहीं था, ऐसा नहीं सेपरेशन रखा गया है कि अब आप साइंस साइड हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़नी है, और आपको या आप आर्ट्स हो तो आप कुछ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो अभी क्या है, रिजिड सेपरेशन नहीं है। अगर आप साइंस हैं और आपको म्यूज़िक पसंद है, देन यू कैन टेक। अगर आपको मतलब साइंस के स्टूडेंट हो, आप ह्यूमैनिटी के भी कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। आप कॉमर्स, मतलब एवरी सब्जेक्ट, दिस इज़ द पूल ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब जब आप 9th में आएंगे तो आपके सामने सारे प्लेट में सारे सब्जेक्ट्स होंगे, एंड यू कैन चूज़ व्हाटएवर यू वांट। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर पाएंगे और उसी के बेस पे आपको एसेस किया जाएगा।
असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023। मतलब अब चेंजेस आ रहे हैं असेसमेंट, क्योंकि भाई जब इतनी बड़ी पॉलिसी चेंज हुई है तो टीचर्स को सिखाना पड़ेगा कि वो कैसे असेस करें। इतना सब कुछ चेंज हुआ है, विदाउट ट्रेनिंग तो टीचर्स भी नहीं कर पाएंगे कि अब उनको असेसमेंट करना क्या है। तो तब तक कि दे विल लर्न हाउ टू असेस, कैसे असेसमेंट वो लोग करेंगे बच्चों का, किस किस पहले क्या होता था, हम सब्जेक्ट वाइज बच्चों को देखते थे बच्चे ने क्या लिखा है। अभी हम लोग जैसा कि हम एज़ पर नेशनल करिकुलम फ्रेम में हम लोग क्या बोलते हैं कि को करिकुलम एंड करिकुलम को भी फॉलो करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए सारी चीज़ों को लेके। सो अभी 2023 तक की हमें जो असेसमेंट के तरीके सिखाए जाएंगे उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की बात करी जाएगी। मतलब करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों कंबाइंड करके बच्चे का असेस किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। अभी तक की क्या होता था कि क्या टेट और सुपर टेट वाली जो टीचर्स होती थी या जिन्होंने सी टेट किया हुआ है वो ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाती थी। प्राइवेट स्कूल में ऐसा ज़रूरी नहीं होता था। तो अब क्या होगा कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों ही स्कूल के लिए कॉमन स्टैंडर्ड होंगे। मतलब जो रिक्वायरमेंट प्राइवेट स्कूल्स के लिए रखी गई हैं वही जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए हैं वही आपको रिक्वायरमेंट प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए भी फुलफ़िल करना पड़ेंगी। मतलब सी टेट या टेट या सुपर टेट वटेवर, आपको एलिजिबल किसी एक एलिजिबल टेस्ट में आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट स्कूल में आगे चल के टीचर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है वोकेशनल इंटीग्रेटेड फ्रॉम द क्लास 6 से वोकेशनल। जैसे कि कोई भी बच्चा, जैसे कंप्यूटर है तो उसको कंप्यूटर बहुत पसंद है, मे बी ही इज़ वेरी गुड इन कोडिंग एंड ऑल, तो बच्चा कोडिंग को अपना स्किल बना सकता है। या उसको टैली पसंद है या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको पसंद है, जो आगे चल के वो अपना फ्यूचर उसमें बनाना चाहता है, तो उससे रिलेटेड उसको इंटर्नशिप, मतलब जो उसका इंटीग्रेशन प्रोग्राम होता है वोकेशनल, वो ज्वाइन कर पाएगा बच्चा और उसको ट्रेनिंग उसकी मिलेगी। नेक्स्ट है CPD, कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक CPD आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स के लिए चलाया जाएगा जिसमें कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, जिसमें ऐसा नहीं है कि एक बार आप जैसे गवर्नमेंट टीचर होते थे कि एक बार एग्ज़ाम निकल जाए और उसके बाद ज़िंदगी भर फिर कोई जॉब से हटाने वाला नहीं है या फिर जॉब चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपकी जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको एक बार एग्ज़ाम दे के वो तो निकालना ही है। जब जॉब उनकी कंफर्म हो जाएगी उसके बाद भी उनको कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। उनके जो उनके प्रमोशन है या वो आगे बहुत ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो जो एक्सेप्शनल टीचर्स होंगे जिनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होंगी किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेके, किसी एक इंडिविजुअल फील्ड में, तो उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सो अभी ये जो टीचिंग जॉब थी, पहले क्या था कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एक एज के बाद, एक टाइम के बाद आपका प्रमोशन हो जाता था, उसमें बहुत कुछ करने का मौका आप लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन अब जो ये आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, इस पर आपके क्या इस ट्रेनिंग का अफेक्ट हुआ, कैसे आप बच्चों को यूटिलाइज़ कर रहे हो, कैसे बच्चों के अंदर ये अपनी जो क्षमताएं हैं, जो आपके एप्टीट्यूड्स हैं, जो आप अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हो बच्चों के लिए, उसको कैसे सर्व कर रहे हो, वो सारी चीज़ों के बेस्ड पे आपको अब मौके मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हाई। आप किसी भी एक अच्छे फील्ड में हैं तो आपको वहाँ से, आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के बाद ही प्रमोशन मिलेगा। यू कैन गेट अ वेरी ऑफन लाइक प्रमोशन। सो इट्स, अभी जो जॉब आपकी टीचिंग जॉब है, वो टीचिंग जॉब ऐसी नहीं है कि पहले की तरह आप लोगों को बस एक बार जॉब मिल गई और फिर प्रमोशन होते रहेंगे। अभी आपको प्रमोशंस वगैरह आपके वर्क पे मिलेंगे, कैसे आप काम करते हैं उस पर, और आपका सिलेक्शंस भी आपके चीज़ों के अकॉर्डिंग ही होगा। तो बेसिकली एक नई चीज़ जो NCERT NCPFECC आया है, जो इसमें एक बेस्ट चीज़ ये हो गई है कि पहले जो थे NTT बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि सब लोग B.Ed पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करते थे। B.Ed इज़ वेरी गुड। अभी ये भी 4 इयर्स का हो जाएगा आने वाले टाइम में, तो उसमें एंड इंटीग्रेशन जो भी है आपका 12th के बाद आप कर पाते हैं। 12th के बाद अगर आप करेंगे तो आपको 4 इयर्स का इंटीग्रेशन जो आपका डिग्री होगा वो रहेगा। सो अब NTT की वैल्यू आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि हम लोग NTT में पढ़ते हैं पेडागॉगी एंड ये, तो अब छोटे बच्चे, क्योंकि अब प्री स्कूल हमने ले आए हैं एजुकेशन सिस्टम में,
प्री स्कूल, तो अब यहाँ पे एनटीटी के टीचर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो रिक्वेस्टेड टू ऑल कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने पैडागॉगी, टेक्नोलॉजी फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाएं, थोड़ा सा और कोशिश करें बेहतर करने की, अपनी बात को अच्छे ढंग से बच्चों को समझाने की। एंड ये सब चीज़ें होंगी तो आप अपने आप में बेस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ बताई जाए कि आने वाले टाइम में जो आपका NCF होता है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेम है, अब वही आपका बनाएगा NCF-TE, टीचिंग एजुकेशन सिलेबस। तो NCF-TE जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेम टीचिंग एजुकेशन, उसी की तरफ से सिलेबस बन के आएगा। सारे सिलेबस चेंज होंगे, तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। और आपका जो भी एग्ज़ाम्स होगा उसमें रिटन तो होता ही है, इंटरव्यू तो होता ही है, अब डेमो भी ऐड ऑन कर दिया जाएगा। होपफुली दैट यू विल लर्न अ लॉट एंड डेफिनेटली यू विल बिकम अ वेरी गुड टीचर इन द फ्यूचर, एंड होप सो। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड।